जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर आपके सामने है। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने कंप्लीट किया था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी। 2024 से 2011 तक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं 14 ईयर्स के। आज हमें उसमें अगला जो टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको हमें करना है। तो 2024 का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए आपके स्क्रीन पर है। आंसर देते रहेंगे, अपना मूल्यांकन करते रहेंगे, साथ में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से रिपीटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरपोल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। ये नया नया मेटावर्स आया था, आपने जानते भी हैं। फेसबुक और इंस्टा वगैरह का नाम चेंज होकर मेटा रख दिया गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, तो मेटावर्स एक उभरता हुआ 3D सक्षम डिजिटल स्पेस है जो आभासी वास्तविकता, वर्चुअल, संवर्धित वास्तविकता और अन्य उन्नत इंटरनेट एवं अर्धचालक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ताकि लोगों को ऑनलाइन वास्तविक व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हो सके। मेटावर्स से तात्पर्य एक साझा वातावरण से है, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो अनेक 3D आभासी क्षेत्रों में फैला हुआ है। मेटावर्स को लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, इस समय तो नहीं आ रहा, जब आया था तब बहुत कुछ न्यूज में आ रहा था कि ये अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि चीजें हो रही थी। ठीक है, आपने उस समय अगर एक्टिव होंगे तो न्यूज देखते होंगे। 2023 का पहला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी घटना थी मेटावर्स वाला, तभी क्वेश्चन आया। तो कोई भी बड़ी घटना घटित हो रही है तो आप यकीन मानिए उस पर क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। क्या ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयव में कार्बन तंतुओं का उपयोग होता है? दूसरा, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। क्या पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर एक सही है। देखो, कार्बन का तंतु का इस्तेमाल होता है तो इतना ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ा है, एयरक्राफ्ट है, कहीं तो कार्बन तंतु थोड़ा बहुत ही लग रहा होगा, तब भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही हो सकता है। लेकिन जो पुनर्चक्रित वाला मैटर है वो गलत है। तो कार्बन फाइबर दीर्घ श्रृंखला के बनाने हेतु एक साथ बांधे कार्बन परमाणुओं से बना होता है। केमिस्ट्री वाले थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। फाइबर बेहद कठोर, मजबूत, हल्के होते हैं जिनका उत्कृष्ट निर्माण सामग्री बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर की विशेषता क्या है, ये पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। क्या विशेषता है इनका? मिसाइल, एरोस्पेस, कई जगह पे इनका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ भी इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए या यहाँ से कोई नया क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कार्बन फाइबर पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इतना सब मटेरियल इन्होंने दे रखा है, इनकी भी उम्मीद है कि शायद आएगा क्वेश्चन। कार्बन फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। इसका दीर्घ जीवन चक्र होता है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। दीर्घ की जगह क्या बोल देगा, इसका लघु जीवन चक्र होता है। स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर इसके निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत होती है। तो ये भी ध्यान रखो, किसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है? कार्बन फाइबर। स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर के निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत होती है। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा गहनता के कारण ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में सामग्री की मांग की आपूर्ति करते हुए इस पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु पुनर्चक्रण सबसे बड़े संसाधनों में से एक हो सकता है। वर्तमान में कार्बन फाइबर अपशिष्ट या अन्य फाइबर कंपोजिट को 4 प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके पुनर्नवीनीकरण किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश, टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। इसका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ है, बात पूछेगा वो ये पहले बात देख लेते हैं। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में
त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है, यानी हमें वर्ड क्या याद रखना है, एक्सेलेरोमीटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। चलिए, कार क्रैश में जो एयरबैग तुरंत ओपन हो जाते हैं उसका पता लगाने में, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है, मतलब लैपटॉप नीचे गिरा और उसको पता चल गया सेंसेशन से कि कुछ तो हुआ है, तो हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो गई। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, ये भी आप करते होगे, कई लोगों के मोबाइल घुमाया अपने आप चीजें घूम गई, तो किसमें होता है, इसका आंसर होना चाहिए सी, सभी तीन। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हर रोज बताता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें सभी तीन का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इन सब में वही लगता है, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें सभी तीन सही होते हैं, मैं रोज बता रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो 2022 वेब 3.0, वेब पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। वेब 3.0 या वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा या सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तो कौन से इनमें से सही होने वाले हैं, इनमें 1 2 3 तीनों सही हैं, फिर वही ऑल करेक्ट। आप देखते रहिए, पिछली वीडियो 2 हो चुकी हैं कि ऑल करेक्ट कितने सही हो रहे हैं, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वेब 3.0 के महत्व हैं, ये सब आप करंट अफेयर्स में फिर से आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि चर्चा में रहता ही रहता है ये सब चीजें। अगला है साइस या सास, जो भी बोलो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स में था, पूछा गया था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल सॉस के रूप में है। क्या याहू है इसमें? 1 2 3 फिर से देखो, लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें ऑल 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस साल भी 2025 का प्रीलिम्स का पेपर 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑल सही ऑल गलत, क्योंकि जिसमें सभी का ऑप्शन था, सभी ऐसा करते हैं, सभी वैसा करते हैं, वो सब गलत थे। इसमें थे कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, वो तीनों सही थे। आप देखिएगा यूपीएससी का जो 2025 प्रीलिम्स हुआ है उसको मैंने भी कराया है, आप जाकर प्लेलिस्ट है बनी देख लीजिए। थर्ड नंबर, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से एक प्रसंग में होता है। क्यूबिट कहाँ आता है? क्यूबिट क्लाउड में, क्वांटम में, दृश्य प्रकाश या बेतार संचार, तो ये क्वांटम में आता है। क्यूबिट क्वांटम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करती है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? लघु परास कौन कौन सी इसमें से होंगी? निकट परिपथ, रेडियो आवृत्ति, बेतार। तो फिर से एक बार चकमा देते हुए चारों 1 2 3, अब देखो ये चौथा क्वेश्चन था 1 2 3 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन था 1 2 3 ऑप्शन, पहला क्वेश्चन था 1 2 3 ऑप्शन। 2022 में 4 क्वेश्चन आए हैं, हाँ 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 में आंसर क्या है? 1 2 3। आप मजाक में मत लीजिए साइंस। देखिए 2022 का पहला क्वेश्चन 1 2 3 ऑप्शन, 2022 का दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 ऑप्शन, और 2022 का चौथा क्वेश्चन 1 2 3 ऑप्शन, समझ गए। और 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जिनको लगता है साइंस टेक टफ है, थोड़ा मजे से पढ़िए, साइंस टेक में क्वेश्चन बिना पढ़े भी सही हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पीवाईक्यू इतना प्रैक्टिस हो कि समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या चीजें होनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पहला वाला भी था जो 2022 या 23 में आया है, वो भी 1 2 3 सही था। चलिए 2022 में चलते हैं। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। VLC को दीर्घपरासी प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। दीर्घपरासी VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। कौन सा सही है इसमें से? सी 1 3 4 सही है। 1 3 4 दूसरा गलत है। क्यों गलत है आइए देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश संचार लघु परासी प्रकाशी है ना कि दीर्घ। तो मैंने जहां सर्किल किया था वही गलत है, दीर्घ ना होकर लघु। अब देखो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे गलत किया जा सकता है। देखो दीर्घ पे मैंने सर्किल किया, ब्लूटूथ पे सर्किल किया, विद्युत चुम्बकीय पर सर्किल किया और नहीं पर भी सर्किल किया। तो आपके पास ये टेक्निक होनी चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, उनको सर्किल करते चलो वरना चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, चलिए 2019 संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE, वही LTE जो कभी कभी मोबाइल में दिखने लगता है आपके। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट, ये भी मोबाइल में दिखता होगा कभी कभी। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है, जबकि VoLTE को 3G के उन्नत 3G में विपरीत किया जाता है। तो LTE जो है वो साधारण है, वोल्ट जो है वो उन्नत है। क्या ऐसा है? दूसरा LTE डेटा ओनली तकनीक है, मतलब LTE में डेटा ओनली चलेगा, जबकि वोल्ट में वॉइस ओनली तकनीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? मुझे तो नहीं लगता दोनों सही है। जी हाँ सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। क्यों गलत है इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहली बात तो LTE एक 4G नेटवर्क ही है ना कि 3G, पर वर्तमान में भी इसकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी 3GGP की है। ठीक है, 3GGP ने ऑन पेपर निर्धारित किया था उतनी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह विकास होना भी बाकी है, इसलिए LTE को हम 3G और ट्रू 4G के बीच का नेटवर्क मान सकते हैं। तो उसमें 3G लिखा था तो भाई 3G तो नहीं है, 4G मान सकते हैं क्योंकि 4G उसने लिख कर दिया, वो अलग बात चल नहीं रहा। ठीक है, LTE नेटवर्क की मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अक्सर 4G LTE बोलकर की जाती है। LTE नेटवर्क कॉलिंग और इंटरनेट का प्रयोग एक साथ सपोर्ट कर भी सकता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। यही तुम्हारा आपके मोबाइल में कभी कभी दिखता होगा कि LTE नेटवर्क जो है वह कॉलिंग और इंटरनेट का प्रयोग एक साथ सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी। कभी कभी आपको लगता होगा आप बात कर रहे हैं और फिर भी आपका डेटा चल रहा है, कभी कभी लगता होगा आप बात करते हैं तो डेटा बंद हो जाता है या 5G से 4G पे आ जाता है। इस नेटवर्क पर कॉलिंग और डेटा एक साथ उपयोग करते वक्त वॉइस कॉल की क्वालिटी खराब हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होगा वॉइस कॉल कट रही होगी जबकि सिग्नल हो गया, इसका मतलब आपने डेटा ऑन करके वॉइस कॉल कर रखी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। थियोरेटिकली LTE नेटवर्क 100 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड और 50 Mbps तक की अपलोड स्पीड सपोर्ट करता है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आई इस वाले स्टेटमेंट से, जब हम चीज डाउनलोड करते हैं तो स्पीड ज्यादा है, जब कोई चीज अपलोड करते हैं जैसे मुझे ये चैनल पे अपना अपलोड करना पड़ेगा वीडियो तो कम स्पीड देता है। कभी कभी मुझे लगता भी है कि अभी मूवी देख रहा था, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा था तो बढ़िया स्पीड चल रही थी, या मैंने कोई चीज डाउनलोड की थी तो स्पीड बढ़िया थी, अपलोडिंग पे लगाया तो ये 15 मिनट की जगह आधा घंटा बता रहा। समझ रहे हो आप? LTE में, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कभी भी, LTE में HD वीडियो कॉल करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप जैसे स्काइप, गूगल डियो, व्हाट्सएप आदि की सहायता लेनी पड़ती है। ध्यातव्य है LTE को आमतौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें कुछ खामियां निकलकर सामने आई। इसकी खामियों को दूर करने के लिए LTE का अपग्रेड वर्जन वोल्ट यानी वॉइस ओवर LTE पेश किया गया। वो आम भाषा में से फुल 4G कहा जाता है। तो वोल्ट आपको दिखता होगा कभी कभी, सिग्नल जहाँ पे ऊपर लाइंस बनी होती है वहां पे, मेरे में अभी भी दिख रहा है मोबाइल में। वोल्ट एक तरह की सर्विस है जो लेट नेटवर्क पर काम करती थी। ठीक है, खराब क्वालिटी नहीं होती है। अब इतना HD वीडियो कॉल करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप जैसे आदि की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको देखते भी होंगे किसी ने कॉल किया आपको, फिर वीडियो कॉल भी हो सकती है। पहले वीडियो कॉल सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पे होती थी, अब हम डायरेक्ट भी वीडियो कॉल कर सकते हैं ड्यू टू वोल्ट। ठीक है, और वो भी HD क्वालिटी की वॉइस कॉल। चलिए, भारत में एयरटेल ने 2012 में पहली बार ये शुरू किया था। जियो ने वोल्ट सर्विस वाली पहली टेलीकॉम कंपनी है। भारत में वोल्ट सर्विस देने वाली पहली कंपनी जियो है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? संवर्धित वास्तविकता, ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। दूसरा, जो वर्चुअल वाला पढ़े थे वैसे ही वैसे कुछ है ये। तो ये सब चीजें जो आती रहती है मार्केट में मतलब इंटरनेट वगैरह पे, न्यूज वगैरह में, उसको देखते रहा करिए। आभासी वास्तविकता, देखो वर्चुअल रियलिटी यहाँ भी है, क्वेश्चन इधर भी वर्चुअल रियलिटी पे था। अभी देखो कहाँ था, कहीं तो यही, ये देखो वर्चुअल। जब मैंने कहा था कि इसमें वो मेटावर्स वाला, हाँ मेटावर्स वाला, तो ये मेटावर्स बात को आया, वर्चुअल रियलिटी पहले आ गई थी तो उस पे क्वेश्चन आया, बाद को मेटावर्स पर भी क्वेश्चन आ गया। जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं ना, उस टॉपिक को आप ढंग से देखते रहिए कि करंट अफेयर्स में कुछ है तो नहीं, उसका मसाला आ गया। तो आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत कराता है। कौन से इसमें, अभी एक और है, वीआर संसार को पृथक कर देता है, व्यक्ति को एक अलग धरातल पे ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, 3 और 4। अभी मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, ये दोनों गलत है। इसमें ये था कि आप वो चश्मा लगाओगे जो देते हैं, उसको जैसे लगाओगे तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, वहां अलग लोग होंगे, वहां अलग, आप ऐसा लगेगा कि आप वहां घूम रहे हो, समझ रहे हो, जैसे आप सपने में कहीं चले जाते हो, लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं, वैसे ही था इसमें। तो ये बड़ी चीज थी और इस पे फिर बहुत ज्यादा ऐसा भी हुआ कि किसी के साथ अब वहां कोई व्यक्ति है जहां पहुंच चुके हो उस चश्मे को लगाकर या वर्चुअल में, और वहां आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, अब आप क्या करोगे? वो वैसे तो कहा जाएगा कि आपके साथ बदतमीजी थोड़ी हुई, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन मानसिक स्तर पर तो आपके साथ हुआ ना, कि आपको लग रहा है कि किसी ने साथ मेरे साथ बदतमीजी की। अब उसका क्या, आप समझ रहे होगे ना, मैं कनेक्ट करवा पा रहा हूँ शायद, कि आपको चश्मा लगाकर आप किसी दुनिया में पहुंच गए, या कभी कभी सपने में भी होता है कि जैसे आप सपने में कहीं भी घूम रहे हैं और आपके साथ कुछ ऐसा बदतमीजी हुई, एकदम से आपकी आंख खुल गई, वो क्या हुआ, फिर वो कई दिन तक दिमाग में रहता है। वो अलग बात, आप किसके खिलाफ एफआईआर कराओगे, इसके खिलाफ क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। और लोग भी कहेंगे आपके साथ थोड़ी हुआ है, वो तो उसमें हुआ था ना। लेकिन मानसिक तरह पे देखा जाए तो मानसिक स्थिति तो आपकी खराब हो गई ना, आपके साथ गलत तो हुआ है। तो वही सब होने की वजह से ये बहुत चर्चा में रहा था कि ये सही भी है या नहीं। आजकल बहुत ठंडा पड़ गया शायद, या मैं ही ना हूँ इंटरनेट पर इतना ज्यादा, इसीलिए मुझे नहीं पता, बाकी चीजें तो गलत ही है। ठीक है, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संगठन इसरो ने अपना पहला साकार नाम का एप्लीकेशन तैयार किया, ये नाम याद रखिएगा, साकार। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे। तो इसमें से कौन सा सही है? सी सही है, केवल 3 सही है, पहला दूसरा गलत है। सही पूछा गया है, कई बार गलत पूछ देता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है मूल अंश अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो डिजिटल हस्ताक्षर पे पूछ दिया गया। ऐसे करंट अफेयर्स में जो चीजें रहें उसको पूछते हुए आगे बढ़िएगा। कथन 1-2 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संदर्भित है। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, यहाँ केवल डिजिटल हस्ताक्षर पूछा था, हस्ताक्षर पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है, खुद ही कह देता है इतना लेकर आना। मतलब जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तो सभी बत्तियां, पंखे, गीजर, एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं।
आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश स्वतः भेज देती है। इन आविर्भूत इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त है? तो ये बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते रहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। ठीक है, बाकी जो भी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, वान्नाक्राइपेट्या और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार में थे, किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? ये साइबर आक्रमण से संबंधित है। तो ऐसे भी शब्द कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पेट्या या नॉट पेट्या, रैंसमवेयर तो आप सुनते भी रहते हैं। एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है। उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए उपयोगकर्ता से फिरौती की मांग करता है। ये वाला हमारे यहाँ ज्यादा फेमस है, रैंसमवेयर कहा भी जाता है। मोबाइल देख कर खरीदे। ठीक है, कई ऐप ऐसे आते हैं जिसमें ये सब होता है, तो ऐप को भी चलाते समय ध्यान रखें, अलाउ ना करते रहें, बल्कि पढ़ लें ढंग से क्या लिखा है। ठीक है, कई बार ऐप डाउनलोड किया, वो कहा अलाउ, हमने कहा अलाउ, उसने कहा अलाउ, हमने कहा अलाउ, बात को समझ में आया, उसने तो कुछ और अलाउ करा लिया। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा समझ के अलाउ किया करें, ऐसे जल्दी में नहीं, हमने कईयों को देखा है। और जो ये फोटो खींचने वाले लोग हैं ना, बहुत बढ़िया सेल्फी आती है उससे, फलाना ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में कोई तुम्हें बढ़िया सेल्फी बना के नहीं दे देगा। ठीक है, जैसा चेहरा है वैसे साथ जियो, चेहरा गोरे होने के चक्कर में पता चलेगा अकाउंट खाली हो गया। कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो बढ़िया से जांच कर लें कि वह ऐप सच में ठीक है या फिर कुछ फायदा देने के चक्कर में शेर को पकड़ने के लिए बकरी बांधी जा रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहचान प्लेटफॉर्म आधार ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। दूसरा, आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो कौन है? दोनों है, एक और दो दोनों, आइरिस आप जानते भी हैं। ठीक है, चलिए डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। दूसरा, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। क्या 2 घटक हैं? क्या 2 घटक हैं? नहीं, तभी केवल एक सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं, 2 घटक वाला इधर दिया होगा। ऐप में प्रमाणीकरण के लिए 3 घटकों का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2 घटक। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 क्वेश्चन आधार कार्ड से पूछ लिए एक ही साल में। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाणन के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो आधार संख्या आपको मिली उसे लुप्त नहीं कर सकता है। तो डी सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों गलत, पढ़ लेते हैं। 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। जब सबके आधार कार्ड बन गए हैं तो नागरिकता को क्यों नहीं मान लेना चाहिए? जिसके पास आधार नहीं है वो नागरिक नहीं है, क्यों नहीं बनवा रहा? ये कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का मत है कि नहीं। और आपको भी लगेगा कि यार हमारे आसपास के सबके आधार कार्ड बने हैं, जहां देखो आधार कार्ड लग रहा है, तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, तो नागरिकता आधार कार्ड से कनेक्ट कर दी जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है। जैसे मान लो मेरी आंखें खराब हैं, अब आधार कार्ड में तो आइरिस है, मान लो मेरे हाथ ही नहीं है, आधार कार्ड में तो उंगलियां चाहिए। तो ऐसी भी कुछ है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस के साथ इसको हटा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड है, जैसा कि बिहार में चल रहा है, उसके भी यही सब दिक्कतें हैं।
कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब खिचड़ी पक रही है। खैर, UIDAI के अनुसार एक बारी जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। अब मान लो एक आतंकवादी पाकिस्तान से आ जाता है, उसने साठ गांठ करके, जैसा कि भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, एक आधार कार्ड बनवा लिया। अब जो आधार कार्ड पे नंबर पड़ा है बढ़िया से, अब इस स्टेटमेंट के अनुसार तो कोई भी ऐसा है ही नहीं जो आधार कार्ड का नंबर निष्क्रिय कर सके, तब तो उसका आधार कार्ड का नंबर रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो भी यहाँ लिखा है कोई तो होगा जो निष्क्रिय कर सकता है जो फर्जी के आधार कार्ड बने हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट या दिमाग से भी सही हो सकता है कि ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन वहां पे दिमाग काम करे तब ना, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस में लखनऊ में पेपर देने में क्या आफत आती है हमको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किनके लिए विधिता अधिदेशात्मक है? सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, बॉडी, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट नहीं, कारपोरेट। तो डी। फिर से एक बार 1 2 3 के साथ विजयी होते हैं हम। 1 2 3 आल। किसके लिए अधिदेशात्मक है? तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, डेटा सेंटर के लिए भी और बॉडी कारपोरेट के लिए भी। चलिए 2016 लाईफाई वाईफाई, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, इनको भी याद रखिए अगर करंट अफेयर्स में आ रहे हैं तो। हाल ही में समाचार में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। क्या लाईफाई वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है? जी हाँ। तो वाईफाई लोगों ने सुना होगा, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने लाईफाई सुना भी नहीं होगा। तो लाईफाई भी है एक चीज, ठीक है, 100 गुना अधिक है बेतार प्रौद्योगिकी। वाईफाई तो जानते हैं, लाईफाई उसका अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डिजी लॉकर पे फिर से क्वेश्चन शायद आया था, अगर मैं सही हूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिजी लॉकर पे क्वेश्चन आ चुका है क्या दोबारा? डिजी लॉकर या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। दोनों सही है। डिजी लॉकर ऐसा है जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड गिर गया मान लो, और आपको वहां जरूरत है, तो आपके अपने मोबाइल में आधार कार्ड है कि आप दिखा सकते हो कि देखो मैं ही हूँ। आपका 10th की मार्कशीट कोई मांग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो है ही नहीं हार्ड कॉपी, तो आप उसमें अपना जो 10th की मार्कशीट है वो दिखा सकते हो कि देखो भाई मेरे डिजी लॉकर में पड़ी हुई है, ये देखो। मतलब काम तो चल ही सकता है, ये कि ना होने से कुछ भी होना बेहतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। तो प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। तो देखो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, कोई स्कीम आ जाए तो वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2015 पहला क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका व्याख्या मैं नहीं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है उसका मैं व्याख्या करा दे रहा हूँ। ठीक है, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नंबर 1, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है। संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। एनएफसी उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया जाता है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकती है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग कर सकती है। तो ऐसा कुछ आया करंट अफेयर्स में, तो याद रखिएगा। सी सही है। 1 2 3, तो 2 गलत है। क्यों? क्योंकि ये डेटा गलत दिया होगा 1 मीटर वाला। देख लेते हैं कौन सा है, कितना मीटर होगा। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे भी कम दूरी पर हूँ, वहां 1 मीटर लिखा था इसलिए गलत था। फिर देखो वाईफाई पे क्वेश्चन आ गया। लाईफाई वाईफाई आया था, आपकी ब्लूटूथ और वाईफाई पे आ गया। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल प्रयुक्त करता है।
जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। संदर्भ में ए और बी दोनों कथन सही है, तो ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? ज्यादा सही लग रहा है ए ज्यादा सही है। ठीक है, तो ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में कुछ भी आता है ऐसा वैसा तो इम्पोर्टेंट है। फिर से वर्चुअल पे आ गए। देखो वर्चुअल पे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, वाईफाई पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित करते हैं। यह इंटरनेट पर बना निजी कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। एबीसी कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? बी। अब देखो 2 बार ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ए और बी लिखा था, ए बी सी तीनों नहीं लिखा था, तो डी वाला ऑप्शन कई बार लोग टिक कर देते हैं, कहते हैं यही होगा इसीलिए दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वीपीएन आप पढ़ते होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। रक्षा प्रौद्योगिकी कल से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।